very good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to talk about a very important topic, that is type of nucleophilic substitution reaction. Dear student, nucleophilic substitution reaction probably दो तरीके की होती है, SN1 and SN2. तो हम बात करें व्हाट इज SN1 substitution nucleophilic unimolecular reaction. Substitution nucleophilic एंड यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना। और जो दूसरी होती है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 क्या होती है, क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, किस तरीके से सॉल्वेंट ये सब चीजें SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो बच्चे ये पार्ट आप ये मान सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं कोई भी, तो हम वहाँ पे बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करती है या SN2 पाथवे फॉलो करती है। तो बच्चे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू RNU और X नेगेटिव, यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको हमने बोल दिया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट, एंड ये क्या है, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। इट्स मीन दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक अगर मैं बात करूँ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें, मीन्स न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल रहेगा, यानी कि सॉल्वेंट का क्या रोल रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से सबस्ट्रेट जो है वो SN1 या SN2 किस पाथवे को फॉलो करेगा। तो पहले हम बात करें SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑब्वियस है, कार्बन का कोई कंपाउंड है तो टेट्राहाइड्रल होगा, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ, दैट इज R, और ये हम कर लेते हैं X, यहाँ पे R, R डैश, R डबल डैश। अब ये जो R है ये H भी हो सकते हैं, ये CH3 भी हो सकता है, ये C2H5 भी हो सकता है, यहाँ पे R कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम बात करें NU, कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करना है, और किस चीज की फॉर्मेशन होनी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस लाइक दिस, R डबल डैश OH सिंगल डैश प्लस X नेगेटिव। ये हमारी रिएक्शन है। तो बच्चे अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन किस तरीके से होगी, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी बताते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से यहाँ से एल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है। तो मुझे अगर यहाँ पे बात करें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों में से, ये दोनों हमारे एक प्रकार से क्या है, रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड पर, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसा क्यों है, देखिए बच्चे, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी किया जाए, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो व्हाट हैपेंस, ये जो हमारे पास R डैश डबल डैश X, ये जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, एंड इन दिस स्लोवेस्ट स्टेप व्हाट हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस, एंड लीविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये जो कार्बोकैटायन है वो है प्लेनर कार्बोकैटायन। प्लेनर का मतलब होता है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2, जिसकी हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2। तो प्लेनर कार्बोकैटायन है, ये स्लो स्टेप था, और हमें मालूम है स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब स्लोवेस्ट स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो आता ही नहीं है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है Rx पर। मतलब अगर मुझे ये लिखना है व्हाट इज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो मैं लिखूंगी रेट के, इट डिपेंड ओनली एल्काइल हैलाइड डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या बोला, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। देन व्हाट हैपन इन द सेकंड स्टेप, ये था हमारे पास क्या, C, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेनर कार्बोकैटायन है लाइक दिस। अब देखिए सेकेंड स्टेप में बचे OH नेगेटिव ने अटैक करना है। किसने अटैक करना है, OH नेगेटिव ने अटैक करना है।
देखिए ये जो अटैक है इट कैन बी टेक प्लेस फ्रॉम ईदर साइड, मीन्स ये जो OH है क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो ये OH इधर से भी अटैक कर सकता है प्लस पे, और ये कार्बोकेटाइन इधर से भी अटैक कर सकता है। मीन्स फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। इट्स मीन दैट SN1 रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। SN1 कैसी रिएक्शन है? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन प्लेनर कार्बोकेटाइन, प्लेनर कार्बोकेटाइन। अब देखिए बच्चे, क्योंकि हमने कहा ये प्लेनर है, इट्स मीन दैट OH नेगेटिव फ्रॉम फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रॉम बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इट्स मीन दैट 2 केस अराइज होने वाले हैं। पहला, अगर ये OH फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही रहेगी जो यहाँ पर थी। इट्स मीन दैट इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा C R डैश R डबल डैश और यहाँ पर क्या आ गया? OH प्लस X नेगेटिव, तो हम ऑलरेडी वहाँ पर निकाल चुके हैं। मीन्स जिस तरफ से X गया था उसी तरफ OH चला आया। इट्स मीन दैट यहाँ पर क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप लिख दूँ CH3 C2H5H एटसेट्रा, तो यहाँ पर हम कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। मान लिया इस स्टार्टिंग वाले का कॉन्फिगरेशन R था, तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल आया है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है, इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या है? R है। इट्स मीन दैट रिएक्टेंट का जो कॉन्फिगरेशन था प्रोडक्ट का भी वही कॉन्फिगरेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। R और S नोमेनक्लेचर होते हैं जो कि आप 11th में पढ़ कर आते हैं। लेकिन व्हाट हैपन, अगर ये बैक साइड, इसको हम A बोल देते हैं, इसको B, A से ये प्रोडक्ट बनेगा, B से ये प्रोडक्ट बनेगा, कि क्या होगा? C, यहाँ पर R। देखिए ये जो, अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो OH नेगेटिव है बैक साइड से अटैक करने पर क्या करेगा? तीनों के तीनों ये इधर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ से, मीन्स इस तरीके से, दैट इज R डैश डबल डैश और ये OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बैक साइड अटैक करने के कारण कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर इक्वल चांसेस हो किस चीज से? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड, तो इक्वल चांसेस रहेंगे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन O और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन O। R से ये कॉन्फिगरेशन क्या बन गया है? S बन गया है। R से क्या बन गया है? S। तो ऐसे आप बोल सकते हो प्रोडक्ट को जिसमें इक्वल चांसेस हो R और S दोनों बनने के, तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम इसको? रेसिमिक मिक्सचर। इसका मतलब R और S मिलकर दोनों बनेंगे, उनमें से उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। देखिए बच्चे, प्रोबेबली ये ध्यान दीजिएगा कि यूजुअली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बनता है बजाय कि किससे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन से। समझ में आ गया? देखिए पहली बात तो हमने क्या करी कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2-स्टेप रिएक्शन होती है। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती? न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्टेप होता है दिस इज द फास्ट स्टेप, और हमें मालूम है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप डिटरमाइन करता है। हमने कहा अगर ये वाला स्टेप फास्ट है कि आगे से अटैक करे, बैक साइड से अटैक करे, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। एक में वही कॉन्फिगरेशन होगा प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट था, एक में कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाएगा। क्योंकि इक्वल चांसेस है ये दोनों बनने के, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, जहाँ पर इक्वल चांसेस होंगे। बट प्रोबेबली हमेशा रेसिमिक मिक्सचर मतलब 50-50% बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोबेबली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय कि किसके? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के। और उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटीमेट आयन पेयर। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो मैं अभी लिख रही हूँ। ठीक है, यूजुअली inversion of configuration, usually product formed by inversion of configuration is a dominating product, then retention,
देन रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी कि इससे ये वाला ज्यादा बनेगा। और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटीमेट आयन पेयर, या इसको टाइट आयन पेयर भी बोल देते हैं, टाइट आयन पेयर। देखिए इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इंटीमेट आयन पेयर एंड व्हाट इज टाइट आयन पेयर, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों न्यूक्लियोफाइल डिसाइड नहीं करता, क्योंकि वो फास्ट स्टेप में आता है, रेसमिक मिक्सचर जो बनता है। तो मुझे यहाँ पर अगर हम बात करें इंटीमेट, मान लिया मैंने अभी बात करी थी Rx, और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर क्या बनता है, पॉजिटिव, और X नेगेटिव यहाँ पर निकल जाता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये एक्सपेल तो हो जाता है, रिलीज तो हो जाता है, आयनाइज तो हो जाता है, लेकिन फिर भी ये X नेगेटिव इसकी प्रोक्सिमिटी में खड़ा रहता है। मीन्स जैसे अभी अभी मैंने कार्बोकेटाइन बनाया था ऐसे कि R, R डैश, R डबल डैश ऐसे है, तो ये जो X नेगेटिव है बच्चे वो इसको छोड़ के नहीं जाता, इसके आसपास रहता है। जैसे यहाँ से तो निकला है, यहीं से तो निकला, तो इसके पास रहेगा। तो इट्स मीन दैट जब OH नेगेटिव ने अटैक कर रहा है, जब तक ये X नेगेटिव यहाँ से एक्सपेल नहीं होता तब तक ये OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर जाता है। और जब बैक साइड से अटैक करता है, वैसे बना तो हुआ है कार्बोकेटाइन, लेकिन इंटीमेट आयन पेयर बनने के कारण फ्रंट साइड में अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से प्रोडक्ट बनता है। और फिर जैसे ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही ये X नेगेटिव एक्सपेल हो जाता है, और फिर इक्वल चांसेस हो जाते हैं इसके फ्रंट साइड अटैक के भी और बैक साइड अटैक के भी। इसके कारण बाद में क्या हो जाते हैं, इक्वल चांसेस रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से के। लेकिन क्योंकि पहले इन्वर्जन हो चुका है, मतलब इन्वर्जन से प्रोडक्ट बन चुका होता है, इसलिए प्रोबेबली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से थोड़े से, जैसे 52% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से बन गया, 48% किसका बन गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन से बन गया। तो वैसे तो हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर बनता है, दोनों बनते हैं, बट इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है बजाय कि कौन से के, रिटेंशन वाले प्रोडक्ट के, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटीमेट आयन पेयर या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइट आयन पेयर। ये जो कार्बोकेटाइन बनता है इसको ये एनायन छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करें किस चीज की, कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द SN1 स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, देखिए बच्चे यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो सीधी सी बात है, देखिए जहाँ पर कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे किस चीज़ के, उस कार्बोकेटाइन के बनने के। तो इट्स मीन दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हम ये बोल सकते हैं जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इसके SN1 रिएक्शन के। तो मुझे अगर मैं बात करूँ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद अगर हम बात करें बेंजाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड, ये दोनों के इक्वल चांसेस है, बेंजाइल और एलाइल दोनों में। देखिए बेंजाइल के अंदर क्या बनता है, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस वन CH2 पॉजिटिव, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इनफैक्ट हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमारा कार्बोकेटाइन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, देन व्हाट हैपन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया लाइक दिस CH2, फाइनली ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गया लाइक दिस डबल बॉन्ड CH2, और फाइनली यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो हमें यही मिल जाएगा। इट्स मीन दैट ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है बेंजाइलिक, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसका मतलब इसके बनने के चांसेस भी इक्वली होते हैं जितने कि एलाइल हैलाइड के हैं। एलाइल क्या होता है, एलाइल हमने कहा कि ये वाला चांसेस होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और X। अब देखिए यहाँ से अगर ये चला जाए और ये कार्बोकेटाइन बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव,
तो ये जो एल्लाइल कार्बोकेटाइन है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो CH2 ये हो गया पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 मींस दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ चांसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये दोनों भी ज्यादा बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद सिंपल अगर हम बात करें CH3X यानी कि मिथाइल है तो ये भी 1 डिग्री ही, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बात करें सिंपल CH3X, इसमें प्राइमरी में एक आ सकता है RCH2X और इसमें आएगा सिंपल CH3X। तो ये ऑर्डर रहेगा किसका, स्टेबिलिटी का। मीन्स टर्शरी सबसे फास्टेस्ट SN1 देंगे, ये 2 देंगे। अगर मैं सही बताऊं तो ये जो 3 है ये तो हमेशा प्रोबेबली SN1 रिएक्शन से जाते हैं। सेकेंडरी जो है वो SN1 से भी जा सकते हैं, SN2 से भी जा सकते हैं। प्राइमरी तो हमेशा ही किससे जाएंगे, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये SN1 से और ये SN2 से, ये SN1 और SN2 किसी से भी जा सकते हैं। तो इट्स मीन दैट न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर, उससे पहले जो कार्बोकेटाइन बनता है वो डिसाइड करेगा किस चीज़ की, कि किस तरीके के कार्बोकेटाइन जो बनेंगे किस तरीके से वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो हमने कहा टर्शरी क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है इसलिए जल्दी बनेगा, फिर बेंजाइलिक एलाइलिक, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री होती है। और ये तो प्रोबेबली मैंने कहा कि SN1 से जाएंगे, ये तो क्या लेंगे SN2 रिएक्शन से मैकेनिज्म इनका कैरिड आउट होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 रिएक्शन। देखिए बच्चे सॉल्वेंट बहुत प्रोमिनेंटली रोल यहाँ पर प्ले करता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए बच्चे पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी हो, प्रोटिक का मतलब जिसके पास प्रोटॉन हो। जैसे कि मैं बात करूं अल्कोहल, वाटर एटसेट्रा, ये किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके अंदर क्या हो, प्रोटॉन हो, जिसके अंदर क्या हो, प्रोटॉन हो। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN1 मैकेनिज्म, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, हमें कहा यहाँ पर ये था हमारा R डैश डबल डैश और ये हमारा X। यहाँ से हमारा क्या बना, कार्बोकेटाइन बनता है जो कि प्लेनर होता है, ये हम ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं। अब देखिए बच्चे, अगर यहाँ पर जो सॉल्वेंट है साथ में क्या बन गया, X नेगेटिव। अब देखिए अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास क्या है, H पॉजिटिव है या जो आयनाइज हो सकता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और यूजुअली अगर मैं बात करूँ अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है यहाँ पर SN1 रिएक्शन में तो वो डेफिनेटली SN1 से जाने वाली है। देखिए वाटर क्या करेगा, इट गिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बनता है इसको ये OH नेगेटिव क्या कर लेता है, स्टेबिलाइज करता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और सॉल्वेंट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इसकी क्या कर देता है, सोल्वेशन कर देता है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में हमें आयोनाइजेशन चाहिए, इस प्रोसेस में क्या चाहिए, आयोनाइजेशन, क्योंकि हमने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा है, ये बॉन्ड टूटा है, मीन्स इस तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और बच्चे ये जो सोल्वेशन का प्रोसेस है कि ये हमारा जो सॉल्वेंट है इसको क्या करेगा, सोलवेट कर देगा। हमें मालूम है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं +1 से कि सोल्वेशन जब होती है किसी भी कैटायन की या एनायन की तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो बच्चे यहाँ पर जब इस कार्बोकेटाइन की सोल्वेशन होती है तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है दैट एनर्जी सफिशिएंट टू आयोनाइज दिस CH बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, सोल्वेशन प्लस ये जो X नेगेटिव है, एक प्रकार से आप इसको लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। इस लिविंग ग्रुप के साथ हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या करता है, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स मीन दैट सोल्वेंट इसको भी स्टेबलाइज करता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको भी स्टेबलाइज करता है। और देखिए अगर हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे किस मैकेनिज्म के, SN1 मैकेनिज्म के। इसीलिए दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय polar protic solvent because polar protic solvent they can make hydrogen bond with the living group and hence stabilizes as well as
ड्यू टू द सॉल्वेशन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज सफिशिएंट टू आयोनाइज द CH बॉन्ड एज वेल एज सॉल्वेशन के कारण ये कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे किस चीज़ के, SN1 मैकेनिज्म के। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर जो है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखिए बच्चे, क्योंकि हमने बात करी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है स्लोवेस्ट स्टेप दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हमने रेट को लिखा कि रेट में हमारे क्या होता है कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल तो इस रिएक्शन में आता ही नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का SN1 रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल कभी कभी प्रोडक्ट क्या बनता है उसको चेंज कर सकता है। जैसे मान लिया OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और वहाँ पर रिएक्शन में कहीं पर Cn नेगेटिव भी है, तो Cn नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH नेगेटिव, तो एल्काइल साइनाइड बना सकता है, बट वैसे रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को ये अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट SN1 रिएक्शंस प्रोबेबली। ठीक है ना, मीन्स हम बोल सकते हैं वीकर न्यूक्लियोफाइल विद लोअर कंसंट्रेशन फेवर्स SN1। मीन्स ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो वीक हो एज वेल एज जो कि क्या हो, हम बोल सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी, तो वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का कोई खास इफेक्ट यहाँ पर होता नहीं। इसमें SN1 मैकेनिज्म कहता है। समझ में आ गया? तो ये सब फैक्टर्स थे। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। लिविंग ग्रुप, देखिए बच्चे, हमें मालूम है लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा वो उतना ही आसानी से रिएक्शन मिक्सचर में से बाहर निकलेगा। ये जितना पुअर जितना पुअर लुईस बेस होगा उतना ही आप बोल सकते हो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। पुअर द बेसिक स्ट्रेंथ मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। मीन्स लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप फेवर SN1 रिएक्शन। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है मीन्स यहाँ से निकला, अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा तो ये कभी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये स्टेबल होगा तो ये इजीली एक्सपेल हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को छोड़ के जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे किसके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे किसके, SN1 के। और हमने कहा कि ये जितना पुअर लुईस बेस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा लिविंग ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और किस तरीके से ये सभी फैक्टर उसको भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, SN1 से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिथोक्सी मिथाइल क्लोराइड, इट्स मीन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CH3O CH2Cl, मिथोक्सी मिथाइल क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस ट्रांसफर 4 टाइम फास्टर देन मिथाइल क्लोराइड इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। देखिए बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं बात करूँ SN1 मैकेनिज्म की, तो इसमें दैट पहले किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3O CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फर्स्ट स्टेप जो हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, CH3O डबल बॉन्ड CH2 एंड ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये जो कार्बोकेटाइन है दैट इज स्टेबल, हेंस देयर आर मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। इंस्टेड हमने कहा हाइड्रोलिसिस देन मिथाइल क्लोराइड, इसमें दैट CH3Cl। अगर मैं यहाँ पर SN1 फॉलो करना चाहूँ तो मैंने कहा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
बट ये जो कार्बोकेटाइन बनता है मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज द लीस्ट स्टेबल। यहाँ पर कोई रेजोनेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर रेजोनेंस आएगी और रेजोनेंस के कारण ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल। हमें मालूम है रेजोनेंस कब हो सकती है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ, और अगर डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज के साथ तो हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज मोर स्टेबल एंड हेंस मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, हेंस द रिएक्शन occurs 10⁴ टाइम फास्टर देन दिस इन दिस केस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ SN1 से तो ये जाता ही नहीं है, ये तो क्या करेगा SN2 मैकेनिज्म, कंसल्टेड मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका रीजन क्या हो गया, ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरे क्वेश्चन की बात करें SN1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एट द ब्रिज हेड कंपाउंड्स एट द ब्रिज हेड्स इज वेरी स्लो या फिर होती नहीं है, डज नॉट टेक प्लेस। मीन्स हम बात कर रहे हैं ब्रिज हेड का कंपाउंड्स की, मीन्स लाइक दिस, जैसे ये हो गया दिस इज द ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन या कंपाउंड सॉरी, एंड ये है इस तरीके के कंपाउंड, इनको हम ब्रिज हेड बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास कोई भी Br लगा लीजिए, Cl लगा लीजिए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इस कार्बन पर अगर मैं इस Br को हटा दूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, इस तरीके से लाइक दिस कार्बोकेटाइन। यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं Br नेगेटिव निकाल दूँ, यहाँ से Br नेगेटिव निकाल दूँ, तो यहाँ पर भी किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। लेकिन बच्चे जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं होता। मतलब यहाँ पर क्या बनना चाहिए, प्लेनर, क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेनर ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन होता है ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, ड्यू टू रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ किसका रिजिड फ्रेमवर्क, ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखिए अगर ये इतना रिजिड फ्रेमवर्क है तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अगर ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रिजिड स्ट्रक्चर बनेगा। उस रिजिड स्ट्रक्चर के कारण इसकी फॉर्मेशन ना होने के कारण हमारा SN1 मैकेनिज्म या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमें आ जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ब्रिज हेड कार्बन पर SN1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, प्लेनर कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बन सकता, ये स्टेबल ही नहीं होता। अगर ये स्टेबल ही नहीं होता तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमने कहा रिजिड फ्रेमवर्क होता है, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन तो कभी फॉलो हो ही नहीं सकती है। तो ये एप्लीकेशन जो होती है बच्चे इस चीज़ की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। और ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप की जैसे हमने बात करी थी कि Cl नेगेटिव, अगर हम ऐसे लिया हुआ F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, कोई हमसे पूछे कि इनमें सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, तो डेफिनेटली हमें मालूम है सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, I, फिर कौन है Br नेगेटिव, फिर कौन है Cl नेगेटिव, और बिल्कुल पुअर कौन है, F नेगेटिव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप, क्योंकि हमने कहा कि जितना ब्रोंस्टेड बेस पुअर होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो I नेगेटिव इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, देन Br, देन Cl, F जो होता है F नेगेटिव, दैट इज द वेरी पुअर आप बोल सकते हो लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस की। इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन। पहला पॉइंट, ये रिएक्शन जो होती है 1 स्टेप रिएक्शन होती है, आप बोल सकते हैं कंसल्टेड रिएक्शन होती है। दिस इज अ कंसल्टेड रिएक्शन, मीन्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एक साथ ही आते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप चला जाता है, मीन्स सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, कंसल्टेड स्टेप होता है। ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर रेट लिखनी है तो मैं कहूँगी रेट दोनों पर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड पर भी और किस पर भी, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगी। इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, बाइमोलिकुलर। क्यों, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड करती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, देखिए बच्चे अगर हम स्टार्ट करें इस रिएक्शन को, फॉर एग्जाम्पल वही हम बात करें कि हमारे पास क्या है
कोई एग्जाम्पल ही लेते हैं, हमारे पास HCH3NBr। देखिए बच्चे आप चाहें तो आप इनको ये इन द प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं इनको कि टुवर्ड द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये इस तरीके से जो हमारे लिए इंटेंट है। ठीक है, चलो अभी तो हम ऐसे दिखा देते हैं। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर OH नेगेटिव को आना है, न्यूक्लियोफाइल को आना है, तो हमने कहा ये जो रिएक्शन होती है ये सिंगल स्टेप में होती है। मीन्स यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट अगर जो कि अनस्टेबल होती है, जो कि बाद में टूट जाती है और प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चे देखिए होगा क्या यहाँ पर इस तरीके से HCH3 ये Br छोड़कर जा रहा है और इधर से कौन OH नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनी, दिस इज अ 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। एक ही स्टेप में ये आ भी रहा है और ये जा भी रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये BOH नेगेटिव ये हमेशा क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड में तो ऑलरेडी Br नेगेटिव होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका यहाँ से अटैक तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, फ्रंट साइड अटैक। इसका मतलब हमेशा क्या होगा, बैक साइड अटैक हुआ और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा कैसे, CH, ये OH इधर आ गया, दैट इज H एंड CH3 प्लस Br नेगेटिव। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस। तो बच्चे यहाँ पर जैसे ये जो ग्रुप होते हैं, अगर मैं इसको 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करूँ, मान लिया मैंने कहा ये H है और ये हमारा यहाँ पर क्या है, CH3 है। ठीक है, तो ये जो बैक साइड अटैक करता है तो ये सारे के सारे ग्रुप ऐसे इधर से, जैसे अम्ब्रेला होती है ना, अम्ब्रेला बहुत तेज हवा में अम्ब्रेला क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो सिमिलरली जब ये बैक साइड से इधर से अटैक करता है तो ये सारे के सारे ग्रुप इधर से देखिए ऐसे इधर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे HH और CH3 ये इस तरीके से ये बैक साइड से अटैक करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये तो होगा ही होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि ऑलवेज अटैक टेक प्लेस फ्रॉम द बैक साइड और इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉल्टन इन्वर्जन। वॉल्टन इन्वर्जन, जैसे तेज हवा में अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, सिमिलरली OH नेगेटिव जब बैक साइड से अटैक करता है तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इस तरफ से अगर होते हैं तो ये ऐसे पीछे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्टन इन्वर्जन। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमेशा 100% क्या होने वाला है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर ये R था तो ये क्या बनेगा, S बनेगा। अगर ये S था तो यहाँ पर क्या बनेगा, R बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगी, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। रेट दोनों पर डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। देखिए बच्चे, यहीं से अगर मैं बात करूँ एल्काइल हैलाइड की नेचर के, अगर ये एल्काइल हैलाइड, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ये CH3 है, ये भी CH3 है, अगर ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हुए, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, बहुत ज़्यादा बल्कि है, CH3 बल्कि, तो क्या इस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर पॉसिबल होगा? क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हिंड्रेंस अगर हुई तो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कभी नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये जो ग्रुप हैं ये जितने ज़्यादा छोटे होंगे, मतलब ये अगर हाइड्रोजन हुआ तो वो रिएक्शन क्या होगी, सबसे ज़्यादा फास्टर होगी। तो हिंड्रेंस जितनी कम, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो भैया हमने कहा कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, मिथाइल हैलाइड, फिर कौन देगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री और फिर कौन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये क्या देने वाले हैं, दे विल गिव फास्टर SN2। और प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ ये दोनों क्या देते हैं, ये देते हैं हमेशा SN2 मैकेनिज्म। सेकेंडरी तो मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों से जा सकता है, प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन कि यहाँ पर अगर ये बल्कि हुए तो स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये कभी भी 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएगा। यहाँ पर तो फिर तो क्या ही बन जाना है, कार्बोकैटायन बन जाना और क्या बन जाना है, SN1 मैकेनिज्म।
तो इसीलिए ये जितने कम बल्कि होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। इसलिए हमने कहा मिथाइल हैलाइड सबसे फास्ट हो देंगे, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन। ठीक है, 1 स्टेप कंसल्टेड इसलिए कहा क्योंकि एक ही स्टेप में सब कुछ होने वाला है। ठीक है, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। देन हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर हमने बात करी थी SN1 में कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको अफेक्ट करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास प्रोटॉन ही ना हो, ऐसे सॉल्वेंट क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। देखिए बच्चे ऐसा क्यों होगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए ये है हमारा कोई भी, जैसे मैंने कह दिया H और ये है X प्लस। हमने कहा यहाँ पर क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, फिर यहाँ पर हमारा कोई सॉल्वेंट है। कभी कभी जब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है उस प्रोसेस को हम सोल्वोलाइसिस बोलते हैं। जैसे मान लिया अगर वाटर मैंने यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है तो वाटर में OH नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये सॉल्वेंट कैसा हुआ, पोलर प्रोटिक हुआ। ठीक है, पोलर प्रोटिक मतलब ये क्या करेगा, मान लिया H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होता मान लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटे, इस नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकता है, अपने साथ स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर सॉल्वेंट प्रोटिक हुआ, पोलर सॉल्वेंट हुआ, तो ये न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करवा देगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबल हो गया तो क्या इस कार्बन पर अटैक करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज करेगा। न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज करके इसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो इसका अटैक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसका मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद nucleophile and decrease the strength of nucleophile and hence decrease SN2 reaction। ठीक है ना, जो चांसेस है SN2 होने के उसको भी डिक्रीज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्वेशन कर देगा, और क्योंकि ये जो हमारा बना हुआ है इस पर ये न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्टेबल हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कैसा चाहिए, ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो अप्रोटिक हो, जिसके पास प्रोटॉन ना हो, जो इस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के साथ, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इसको स्टेबलाइज ना करे, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे और ये इस पर अटैक करे और फटाफट इसकी फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, दे फेवर द SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए बच्चे सीधी सी बात है, हमें मालूम है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और किसको, हैलाइड को हटाना है। न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा हाई होगी, SN2 के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म। क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि इसके SN2 रिएक्शन के। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑन चेंजिंग न्यूक्लियोफाइल we can shift SN1 mechanism to SN2 mechanism। हम सॉल्वेंट को, न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके या सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करके SN1 मैकेनिज्म को किसमें, SN2 मैकेनिज्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, आप बोल सकते हैं कौन से केसेस हमारे जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, तो इन नटशेल अगर हम यहाँ पे बात करें, सॉल्वेंट की बात कर ली हमने, एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए उसकी बात कर ली, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसी होनी चाहिए। तो इन सब पॉइंट को देखते हुए हम एक बार SN1 और SN2 में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों को इफेक्ट करती है उसकी बात करके हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस राइट करें।
SN1 एंड SN2। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर हमने बात की इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ये है बायोमोलिकुलर। ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन। रेट की अगर हमने बात करी तो हमने कहा रेट किसके ऊपर डिपेंड कर दिया? ओनली डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। तभी हमने इसको क्या बोला? यूनिमोलिकुलर। यहाँ पर जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तभी हमने इसको क्या बोला? बायोमोलिकुलर बोला। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी, और जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, मीन्स टर्शरी बन रहा है, एलाइल बन रहा है, विनाइल बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम, बेंजाइल बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतने ही फास्टर या ज्यादा चांसेस होंगे किसके? SN1 के। यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर हमने कहा रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मींस इन्वर्जन और रिटेंशन के चांसेस होते हैं, प्रोबेबली ज्यादा इन्वर्जन होता है लेकिन लगभग रेसिमिक मिक्सचर बनता है। यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि हमेशा बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आगे तो ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड लगा हुआ होता है, ठीक है। वहां पर क्या बन रहा है? इन्वर्जन। यहाँ पर हमने अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें, एल्काइल हैलाइड की वजह से मैंने बात कर दी कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और बिल्कुल सही बात करूं तो 3 डिग्री जो है वो हमेशा जाएगा किससे? 3 डिग्री जाएगा हमेशा SN1 से, 1 डिग्री हमेशा जाएगा SN2 से, और जो ये सेकेंडरी होते हैं ये SN1 या SN2 किसी भी मैकेनिज्म से जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट एक्सेट्रा। ये फेवर बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये फेवर बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये अप्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा फेवर होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? वीक एंड लो कंसंट्रेशन। यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद हायर कंसंट्रेशन, विद हायर कंसंट्रेशन, फेवर SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर और सॉल्वेंट की बात हो गई, हमारे एल्काइल हैलाइड की बात हो गई, न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। तो ये किस तरीके से हमारे सॉल्वेंट और ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री आप अपने आप लिख लेना। और इस तरीके से बच्चे SN1 और SN2 रिएक्शंस में हम क्या कर सकते हैं? फेवर। एक और होता है SN2 डैश, जिसको आप बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी एल्काइल हैलाइड के अंदर SN2 रिएक्शन भी फॉलो होती है, ठीक है, लेकिन आप उसको SN2 और SN1 करते हैं। यहाँ पर SN2 जो होता है इसकी एक और टाइप होती है SN2 डैश, जो कि एलाइल हैलाइड्स में यूजुअली देखने को मिलती है। तो बच्चे देखते हैं इसके बाद कि इस तरीके से SN2 में कौन सा SN2 डैश कैसे हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये याद रखना, ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। और स्टीरियोकेमिस्ट्री तो डेफिनेटली SN1 और SN2 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी ही है। देखिए बच्चे, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मैं लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ठीक है। प्रोबेबली किसी न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर आना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करे और ये X यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो यहाँ पर हमारा किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ गया? कोई न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैच हो गया। मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये कैसी है? SN2 रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, मीन्स कंसर्टेड स्टेप है, ये आएगा और ये जाएगा एक ही स्टेप में, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? X नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2X। देखिए न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक करना है,
एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ अटैक करता है, इधर शिफ्ट करता है और ये यहाँ से निकल जाता है। मीन्स क्या हुआ, CH2 NU CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस X निकलेंगे। देखिए प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर सेम ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस। बट ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN2 डैश मैकेनिज्म, SN2 डैश मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये बैक साइड से अटैक हुआ है, इस कार्बन पर अटैक नहीं हुआ है। समझ में आ रही है? लेकिन इन दोनों मैकेनिज्म को डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, सेम बनता है। लेकिन अगर हमारे ये वाले जो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट सिमेट्रिक ना हो, उस कंडीशन में हम SN2 को SN2 डैश से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो बच्चे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दैट इज दिस इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दिस इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किस चीज़ की, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की, तो डेफिनेटली SN1 मैकेनिज्म में जब कार्बोकैटायन बनता है तो डेफिनेटली रीअरेंज प्रोडक्ट प्रोबेबली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो वहाँ पर तो रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता ही मिलता है। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में SN2 में रीअरेंजमेंट इन SN1 की अगर हम बात करें, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनता है हमें मालूम है टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर किसी रिएक्शन में 2 डिग्री बन रहा है, अगर आप उसको रीअरेंज करके 3 डिग्री में चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर 3 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, CH3 CH, मान लिया CH3 CH2 ये Br, ठीक है, ये हमारे पास था। मान लिया यहाँ पर जो मैकेनिज्म कैरीड आउट हो रहा है वो है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म है तो ये Br बाहर निकलेगा और देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं कह दूँ OH नेगेटिव का अटैक है, तो यहाँ पर अगर मैं OH लगा दूँ तो क्या ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा? मैं ऊपर लिख देती हूँ लाइक दिस, ये प्रोडक्ट बने CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, OH। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा COH CH3 CH2 CH3। और ये जो प्रोडक्ट होगा बच्चे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। किसके कारण? बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बोकैटायन बना है ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन बच्चे अगर मैं इस हाइड्राइड को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, यानी कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ को यहाँ शिफ्ट कर दे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो क्या बना, CH3C पॉजिटिव CH3 CH क्या बन गया, 2 CH3। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मीन्स हाइड्राइड के यहाँ शिफ्ट करने से ये 3 डिग्री में चेंज हो गया जो कि 2 डिग्री था। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, तो इससे ज़्यादा ये बनेगा। इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो रिमेंबर दिस, किसी भी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंज प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, जैसे पहले आप चेक कीजिए कि कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर उसको रीअरेंज करवा कर देखिए। रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखिए कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।